हेलो स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है नॉन फूड क्रॉप्स। मतलब ऐसी क्रॉप्स जो सीरियल क्रॉप्स नहीं हैं, नॉन सीरियल क्रॉप्स हैं, उन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि मार्केट में हम बेचकर उनसे पैसा अर्न करते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड फॉर मार्केटिंग पर्पजेज और फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में हम इनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है रबर। जी हाँ, सभी घरों में यूज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा यूज है इसका। हालांकि अब तो सिंथेटिक रबर भी बनने लगी है। एनीवे, इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप। तो मैं आपको पिछले पार्ट में समझा चुका हूँ कि जो क्लाइमेट्स होती हैं जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड इक्वेटोरियल, तो 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास की क्लाइमेट जो है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होगी, जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई रहता है और पानी भी खूब बरसता है, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस। तो अंडर स्पेशल कंडीशंस मतलब होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ये हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जैसे मैंने बताया कि मॉइस्चर अच्छा खासा होना चाहिए और वो ह्यूमिडिटी से ही होता है, और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है इसीलिए। और रेनफॉल जो है वो अच्छी खासी चाहिए होती है इसको। यानी अभी तक जितनी भी आपने क्रॉप्स पढ़ी है उसमें 200 सेंटीमीटर रेनफॉल आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, तो ये रबर को चाहिए होती है 200 सेंटीमीटर। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अबव, जैसे कि आपने राइस में पढ़ा था। रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। तो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं, और ये लगभग जिन स्टेट्स में ग्रो होती है, तो उसमें देखिए केरला को आप याद रखिए, तमिलनाडु को आप याद रखिए, कर्नाटक को आप याद रखिए, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके अलावा गारो हिल्स ऑफ मेघालय भी हैं। तो देखिए जितने भी हैं स्टेट्स, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, ये सब इक्वेटर से ऊपर आते समय नज़दीक पड़ते हैं। अच्छा, गारो हिल्स ऑफ मेघालय भी है तो पानी उन्हें अच्छा खासा बरसता है इस वजह से। मैप ले लेते हैं हम। तो इस मैप में आप देखिए कि ये है कर्नाटका, और ये जो है ये है केरला आपका, और ये तमिलनाडु हो गया। मेघालय आपको यहाँ मिलेगा, और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल्स आपने पढ़ी होगी, जिसमें से गारो हिल्स यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, विच इज लेबल्ड हेयर गारो हिल्स। तो ये तो हो गया रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अब देखिए इक्वेटर इसके नीचे पड़ेगी, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आते हैं, और ये हिस्सा आपका सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में चला जाएगा। इसके बाद है फाइबर क्रॉप्स, मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनमें रेशे होते हैं, जिनसे धागे या रस्सियाँ बनाई जा सकती हैं। तो इनमें कॉटन हो गया, जूट है, हेम्प है, और नेचुरल सिल्क, सबका नाम आपने सुना होगा। हेम्प सन यानी सनई भी इसे कहते हैं गांव देहात में। इसका उत्पादन मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, किस प्रकार से प्लांट्स ग्रो होते हैं। उसके बाद उसे पानी में सड़ाते हैं, सड़ने के बाद जब उसे पीटते हैं खूब, तो उसकी जो उसकी जो स्टेम्स होती हैं, उनमें से जब इसको ऊपर से पील ऑफ करना स्टार्ट करते हैं, तो तरह तरह के रेशे निकलने शुरू होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो फाइबर प्रोडक्ट्स आप खाते हो तो दांत में फंस जाते हैं रेशे पतले पतले, तो उस टाइप की जो फाइबर क्रॉप्स होती हैं। तो ये 4 है मेजर क्रॉप्स, और इंडिया में इनका उत्पादन भी होता है। द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। तो देखिए कॉटन है, जूट है और हेम्प है, ये तो सॉइल से हम प्राप्त करते हैं। द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबेरी, यानी जो सहतूत के पेड़ होते हैं उन पर जो कीड़ों को पाला जाता है वो कोकून डेवलप करते हैं, यानी अपने को आसपास ऐसे रेशे बना बना के उसमें अपने आप को बंद कर लेते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो उन कोकून से जो बहुत ही महीन रेशे प्राप्त किए जाते हैं वो सिल्क है, जो कि बहुत मुलायम होता है। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, तो इनका पालन होता है। देखिए एग्रीकल्चर में ये भी शामिल होता है, क्योंकि लाइव स्टॉक रखना, जानवर रखना, और उसमें ये भी आ जाएगा, जिसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। मतलब कि सिल्क वॉर्म्स से सिल्क प्राप्त करने के लिए उन्हें पाला जाता है पेड़ों पर, ज़मीन में क्रॉप्स के रूप में उनको नहीं उगाया जाता, तो इसलिए रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। तो इन्हीं फाइबर क्रॉप्स में कॉटन भी है, और इंडिया में तो अच्छा प्रोडक्शन होता है। इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। तो ये तो भाई भारत में नेटिव क्रॉप है, भारत की अपनी क्रॉप है, कहीं बाहर से नहीं लाई गई। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल। तो ये किसके लिए रॉ मटेरियल के तौर पे काम करती है, क्योंकि देखिए हम इसको डायरेक्ट तो खाते पीते हैं नहीं, ये नॉन फूड क्रॉप्स में है, तो सेल करते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अच्छा खासा रॉ मटेरियल कॉटन है, यानी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। इन 2016 इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। चाइना लीड करता है और इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। आप कभी नहीं भूलते होंगे, अगर आप ध्यान देते होंगे, टीचर ने बताया होगा कि ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। तो उस सॉइल में अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, और हमारे डेक्कन के प्लेटों में पाई जाती है सॉइल। आपने महाराष्ट्र वाला क्षेत्र देखा होगा किस प्रकार से वो ब्लैक सॉइल का एरिया है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसको भी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। लाइट रेनफॉल, हल्की रेनफॉल चाहिए होती है, और इरिगेशन अगर रेनफॉल नहीं हो रही है ठीक से, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़। तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़ का मतलब ये है कि ये क्रॉप जब विंटर सीजन में होती है तो इसे
210 दिन कम से कम ऐसे चाहिए जब पाला ना पड़े, क्योंकि इससे फूल मर जाते हैं। जब भी फ्रॉस्ट पड़ता है तो ठंडी के मौसम में जब कोहरा पड़ जाता है, खूब धुंध सी छा जाती है और आप देखते हैं कि जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नीचे ज़मीन गीली है, जबकि पानी नहीं बरसा होता, तो पाला पड़ा होता है, उसको कहते हैं पाला पड़ा था। तो उससे फूल ख़त्म होते हैं, मुरझा जाते हैं, और फूल मुरझा गए तो प्रोडक्ट नहीं तैयार होंगे। तो इसलिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं और ब्राइट सनशाइन भी चाहिए होती है फॉर इट्स ग्रोथ। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। अब आपके मन में आ रहा होगा कौन सी क्रॉप है? ये खरीफ क्रॉप है। एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। तो 6 से 8 महीने तक ये खेतों में रहती है। तो खरीफ का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जुलाई अगस्त में भी आप इसको लगाते हैं तो उधर मार्च अप्रैल मई तक जा सकती है। तो बीच में उसे विंटर सीजन से गुजरना होगा। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। याद कर लीजिए इनको, 2-3 याद रखा करिए शुरू के। कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। आइए देख लेते हैं मैप में। अब ये देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का रीजन है। तो अब महाराष्ट्र का याद रखिए, गुजरात याद रखिए, मध्य प्रदेश याद रखिए, क्योंकि काली मिट्टी तो पहुंची हुई है यहाँ पे। कर्नाटका भी हो गया और तेलंगाना है, तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है। तो ये तो हो गए मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ कॉटन इन इंडिया। अब आता है जूट। इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। देखिए ये भी रेशेदार क्रॉप है। गोल्डन फाइबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो कलर होता है वो येलोइश होता है। तो गोल्डन फाइबर, और इसकी वर्थ, उसकी कीमत को देखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। यानी सुनहरा रेशे वाली फसल, जिससे अच्छी खासी इनकम भी होती है। आपने ब्लैक गोल्ड सुना होगा, किसे कहा जाता है? जी हाँ, जो पेट्रोलियम, जो ऑयल निकलता है ज़मीन से, क्योंकि काला होता है शुरू में, वो तो रिफाइनरीज में जाता है तो उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। तो आप जानते हैं कि कितनी कीमत होती है इसकी मार्केट में। तो इस वजह से ब्लैक गोल्ड, तो गोल्डन फाइबर। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। याद आ गया आपको, हमने टी वगैरह के बारे में पढ़ा था कि वहाँ की जो सॉइल है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब पानी रुके ना, बह जाए। इन द फ्लड प्लेन्स, तो फ्लड प्लेन्स का मतलब यह है कि जो नदियों द्वारा बनाए गए मैदान होते हैं, तो उसका जो बाढ़ का एरिया होता है कि पानी वैसे नॉर्मली बहता रहता है, लेकिन बाढ़ के सीज़न में, पानी के सीज़न में, रेन के सीज़न में पानी किनारे किनारे चला जाता है, तो वो जहाँ तक पहुँचता है फिर वो रिसीड कर जाता है नॉर्मल सीजन्स में। तो इसका जो फ्लड प्लेन एरिया कहलाता है। खादर का एरिया भी आप इसे कह सकते हो, जहाँ पर जो सॉइल होती है वो रिन्यू हो जाती है हर साल। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। हाई टेम्परेचर चाहिए, जहाँ भी हम पढ़ते चले जा रहे हैं हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। जब ये पकने वाली होती है तो उस वक्त हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हाई टेम्परेचर कब मिलेगा? गर्मी के सीजन में मिलेगा। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये सब मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। हालांकि आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो कॉटन खरीफ क्रॉप है तो ये कौन सी क्रॉप है? तो भैया ये भी खरीफ क्रॉप ही है। इट इज़ यूज इन मेकिंग गनी बैग्स। तो देखिए इसका यूज क्या है। गनी बैग्स बनते हैं, यानी जो बोरे आपने देखे होंगे, चटाइयाँ बनती हैं, आपने पीले कलर की रस्सियाँ भी देखी होंगी, गांव देहात में देखी होंगी, नहीं तो आपने बाज़ारों में देखा होगा, जो बांधने के लिए हम यूज़ करते हैं। धागे बनते हैं, कारपेट्स बनती हैं, और भी तरह तरह के आर्टिफैक्ट्स बनते हैं। कहीं पे हस्तकला प्रदर्शनी लगी है, वहाँ जाके आप देखिए तो आपको जूट के बने हुए बहुत से प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, हालांकि इसकी कॉस्ट जो है वो हाई है, जो नेचुरल जूट प्रोडक्ट्स आप देखेंगे तो इसकी वजह से क्या है कि इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये एक चैलेंज है इसके लिए कि नेचुरल जूट की डिमांड कम होगी तो इसके प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। और चैलेंज क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स, क्योंकि अब ये मार्केट में सस्ता मिल जाता है और पैकिंग के लिए यूज़ होता है, पैकिंग मटेरियल्स के लिए, खासकर नायलॉन। तो नायलॉन की रस्सियाँ यूज़ कर लेते हैं लोग, और जूट की रस्सियाँ यूज़ नहीं करते, तो क्या होगा? बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट जो है अपने डिपार्टमेंटल जो पैकेजिंग होती है वो जूट की पैकेजिंग को बढ़ावा देते हैं कि भाई जूट की पैकेजिंग होनी चाहिए, नायलॉन वगैरह से थोड़ा दूर रहिए। तो ये तो हो गया जो नॉन फूड क्रॉप्स में रबर हमने पढ़ा, और फाइबर क्रॉप्स में हमने कॉटन और जूट को स्पेशली लिया। और जो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं तो अगले ट्यूटोरियल में। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।